वेलकम हियर। तो अब हम अपना लेक्चर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। 2 लेक्चर हम कर चुके हैं, जिसमें पहले में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि मैटर है क्या, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी प्रॉब्लम्स की थी सेकंड लेक्चर में, और इसमें अब हम आगे प्रोसेस करने वाले हैं, राइट। तो एक्चुअली हमारा भी टाइम कम जाए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन बनाना और ये बनाना, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसी में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिख रखा है। कुछ हाइलाइट्स भी कर रखे हैं जो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और वीडियो को भी मैं जल्दी थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तो हम बता चुके हैं मैटर है क्या, राइट। जो भी हमें सराउंडिंग में दिख रहा है वो सारा का सारा मैटर है, और उसकी ही 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मैटर एंड डिस्कस देयर स्टेट्स। तो इसका आंसर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 2 में, ओके। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। अभी हमने बताया कि मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये बोल रहे हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम उसकी डिस्कस कर चुके हैं। किस बेसिस पे हम तीनों स्टेट्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, उनके बीच में स्पेस कितना है, अगर बहुत ज़्यादा स्पेस है तो वो सॉलिड है, और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितना है, अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है सॉलिड है, और उनकी जो है मूवेबिलिटी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, केवल ये बताने के लिए कि कैसे हम सॉलिड स्टेट को पहचानेंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की। अब हम इसमें क्या करेंगे, तीनों स्टेट की अलग अलग बात करेंगे। यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, अभी आगे हम केवल लिक्विड की बात करेंगे, फिर हम उसके बाद गैस की बात करेंगे। तो अभी हम वापस आ जाते हैं अपनी सॉलिड स्टेट पे। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मटेरियल हमको दे रखा है, वो किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है या नहीं है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करने के लिए बोला है। इन्होंने बोला है कि आप 3-4 चीज़ें लीजिए। आप एक पेन लीजिए, एक बुक लीजिए, एक सुई लीजिए, और एक पीस ऑफ थ्रेड, एक धागा लीजिए, ठीक है। आप उनको एक रखिए, जैसे आपने ये पेन रखा, ये आपने बुक रखी मान लीजिए। माई ड्राइंग इज़ वेरी बैड, बट हाँ आप इमेजिन कर सकते हैं। और आपने एक निडल रखी इस तरीके से, और आपने धागा रखा। अब आप उन सब की बाउंड्री बना दीजिए। जब आपने उनकी बाउंड्री बना दी तो उनकी एक फिक्स शेप है, उनके शेप फिक्स हैं, उनके शेप फिक्स हैं, उनके पास बाउंड्रीज भी हैं, उनके पास बाउंड्री भी हैं। ये बाउंड्री डिस्टिंग्विश कर रही हैं कि हाँ ये सॉलिड है, ठीक है। पानी में ऐसा नहीं होता, लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में आप जिस शेप में डालेंगे वो उसको अडेप्ट कर लेगा। गैस में तो कोई बाउंड्री नहीं होती। गैस तो बस यहाँ रखो, अगरबत्ती यहाँ जलाओ, जाती कहीं और है उसकी स्मेल, उसके पास कोई शेप नहीं है। गैस में कोई बाउंड्री नहीं है। बट लिक्विड में आप जिस शेप में उसको डालना चाहेंगे उसमें चला जाएगा। आप ग्लास में रखना चाहेंगे वो ग्लास का शेप ले लेगा, आप उसे बाउल में रखेंगे बाउल का शेप ले लेगा, उसके पास भी अपना फिक्स शेप नहीं है। बट सॉलिड के पास अपना फिक्स शेप है। पेन हो, किताब हो, निडल हो, एक धागा हो, उसके पास भी अपना एक फिक्स शेप है। ये सारे के सारे सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए सॉलिड का मतलब ये नहीं है कि हाँ बहुत ही रिजिड होना चाहिए। सॉलिड का मतलब है कि सॉलिड होना चाहिए, ओके। उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितना है, वो उनके नेचर को डिफरेंट कर देगा कि भाई धागा बहुत हल्का है, ठीक है, और ये बुक बहुत भारी भी हो सकती है, तो वो एक अलग प्रॉपर्टी हो गई। बट है तो सारे के सारे सॉलिड ना, ओके। तो ये हो गया तो सॉलिड। यहाँ पे अभी हमने आपको बता दिया क्या सॉलिड क्या है। ये सारी इन्होंने खुद यहाँ पे लिख रखा है कि ये सारे के सारे एग्जांपल सॉलिड्स के हैं, ओके। इनके अंदर फिक्स शेप है, इनकी बाउंड्री डिस्टिंग्विश की जा सकती है, इनके पास फिक्स वॉल्यूम है, इनका नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, और ये अपने मेंटेन को शेप को मेंटेन रखते हैं, और ये रिजिड होते हैं। यही प्रॉपर्टी क्वेश्चन बन सकता है कैसे, डिफाइन सॉलिड्स, या फिर व्हाट सॉलिड एंड डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ मैंने इनकी सारी उसको लिख रखा है। सॉलिड को आप डिफाइन कर सकते हैं, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस की गई हैं, ठीक है। कि इनका डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंग्विश बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, और ये रिजिड होते हैं, और इनमें हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है देन लिक्विड एंड गैसेस, ओके। अब इसमें एक पॉइंट आया जो अभी हमें आपसे बात करना है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या मतलब है, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करने की टेंडेंसी। किसी भी चीज़ को आप कितना कंप्रेस कर सकते हैं, कि आप किसी सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, कोई भी सॉलिड, इवन जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, कि आप उस बुक को कंप्रेस कर सकते हैं, वो सॉलिड है, आप कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के
बीच में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, वो ऑलरेडी इतने टाइटली बाउंड हो रखे हैं कि आप उसको बाहर से कंप्रेस नहीं कर सकते। और कितना क्लोज लेके आओगे जब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लोज है। कंप्रेस कोई चीज़ कब होगी, जब वो उनके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे और आप ऊपर से प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस करेंगे, उसको पास पास लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप गैस है, गैस, आप गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसको लिक्विडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए बोल रखा है कि नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसमें कंप्रेस होने की टेंडेंसी नहीं होती है। इसी वजह से इनके जो शेप होते हैं वो फिक्स होते हैं, रिजिड होते हैं। ओके ओके, ये तो पहला हो गया। मैं बहुत जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत लेंदी हो, क्योंकि वीडियो मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने कितना ट्राई किया फिर भी अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे की हो गई थी। मैं इतना लेंदी वीडियो नहीं चाहती, आपके लिए भी बोरिंग हो जाता है और फिर पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आता। इसलिए स्टे कनेक्टेड, कनेक्ट रहिए, साथ साथ चलिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि जो रबड़ या स्पंज है, ये स्टेट कौन से मैटर की कौन सी स्टेट है। ठीक है, रबड़ को तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यार सॉलिड जैसी दिखती है तो सॉलिड ही होगी, लेकिन स्पंज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो फॉर्म होती है कि भाई ये तो स्पंज है, सॉलिड तो नहीं लग रहा, लेकिन वो सॉलिड ही है। ओके, रबड़ भी, शुगर साल्ट भी, स्पंज, तीनों के तीनों सॉलिड हैं, बट उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग है। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा है ऑल ऑफ द एबव आर सॉलिड, सबके सब सॉलिड है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या अलग है, ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, सुनिए मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। रबड़, आपने रबड़ को पकड़ा, पकड़ के आपने उसको खींचा। अब आप कह रहे हो कि इसका तो शेप बदल जा रहा है। जब इसका शेप बदल जा रहा है तो ये सॉलिड कैसे है? सॉलिड है। आपने जो पकड़ रखा है खींच के, उसको छोड़ो, वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। और अगर वो अपनी पोजीशन को फिक्स रख रहा है, फिक्स रख रहा है अपनी पोजीशन को, इसका मतलब वो सॉलिड है। राइट, वो सॉलिड है। जब तक आप रबड़ को बहुत ज़्यादा नहीं खींच देते कि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, वो बॉन्ड बिल्कुल ही टूट ना जाए, तब तो रबड़ टूट ही जाएगी। उस केस में नहीं, वैसे अगर हम बात करें कि उसको स्ट्रेच करना, जस्ट स्ट्रेच करना, तो आप स्ट्रेच करके जब उसको रिलीज करेंगे तो वो वापस अपनी स्टेज में आ जाएगी। तो वो सॉलिड है, बस अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेती है, वो फ्लेक्सिबल है, बहुत ही रिजिड सॉलिड नहीं है कि हाँ जैसे कि कोई पत्थर है वो रिजिड सॉलिड है, लेकिन ये स्ट्रेच हो सकती है बट सॉलिड है। आप जैसे ही छोड़ेंगे उसको वापस से अपनी स्टेज में आ जाएगी। अब वो बोल रहे हैं कि सॉल्ट और शुगर, हमने तो चीनी, पानी, शिकंजी बनाया था, तो ये सॉलिड कैसे हो गया, ये तो गायब हो गया। अरे भाई, आप पर्टिकुलर शुगर लीजिए, पर्टिकुलर सॉल्ट लीजिए, उनके 1-2 पार्टिकल्स, थोड़े से पार्टिकल्स को देखिए आप, वो सॉलिड ही है। उसके पर्टिकुलर कुछ फिक्स पार्टिकल को देखिए, वो सॉलिड ही है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें वो है स्पंज, कि भाई स्पंज तो हम दबा देते हैं, हम दबा देते हैं तो वो सॉलिड कैसे है? हाँ, आप किसी भी फॉर्म को दबा सकते हैं, वो प्रेस किया जा सकता है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, लेकिन वो गैस नहीं होता। उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गैसियस फॉर्म में रहता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और उनके इस स्पेस के बीच में एयर भरी रहती है, उनके इस स्पेस के बीच में एयर भरी रहती है, एयर ट्रैप रहती है। तो जैसे ही आप प्रेस किया, कोई भी स्पंज है, आपने उस पर प्रेशर लगाया, आपने उसे हाथ से दबाया, तो वो प्रेस तो हो जाती है, वो दब जाती है, लेकिन जैसे ही आपने हाथ हटाया वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाती है। तो इसकी वजह से उसे कंप्रेस तो किया जा सकता है। हम तो कह रहे थे कि सॉलिड को कंप्रेस ही नहीं किया जा सकता, वो तो रिजिड है। यस, उनको कंप्रेस किया जा सकता है स्पंज को, लेकिन वो प्रेशर हटाने के बाद वापस से अपनी फॉर्म में आ जाती है, जैसी थी वैसी हो जाती है, इसलिए वो सॉलिड ही है। ओके, तो ये 3 बहुत ज़रूरी हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूज कर देने वाले एग्जाम्पल हैं, तो इनको प्लीज़ करके बहुत अच्छे से इनको दिमाग में रखना है। तो हम सॉलिड स्टेट हमने अपनी बात कर ली, अब हम बात आ गए अपनी लिक्विड स्टेट पे। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट पे। ठीक है, लिक्विड स्टेट को समझने के लिए इसकी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पानी, मिल्क, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे के सारे क्या हैं? लिक्विड्स हैं। ठीक है, सारे के सारे लिक्विड्स हैं। ओके, अब देखो इनके जो पॉइंट्स हैं, डिफाइन लिक्विड्स। लिक्विड्स को आप डिफाइन कर लेंगे कि ये मैटर की स्टेट है जिनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड से ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, गैसेस से कम होते हैं। ठीक है,
सॉलिड से अट्रैक्टिव फोर्स कम होते हैं, गैसेस से ज़्यादा होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ये सब मैं बता चुकी हूँ पहले, क्योंकि मैं साथ साथ तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चल रही हूँ, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या इनके वॉल्यूम फिक्स नहीं होते, इनके वॉल्यूम फिक्स नहीं होते। आप जिस जार में से रखेंगे, अगर आप इसे 100 ml में रखेंगे तो ये अलग शेप में आ जाएगा, ग्लास में रख देंगे अलग शेप में आ जाएगा, कटोरी में रख देंगे अलग शेप में आ जाएगा, तो इनका शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्या, इनका शेप फिक्स नहीं है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, ये रिजिड भी नहीं है, इस और इनको क्या कहते हैं, इनको फ्लूइड कहते हैं, इनको फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, डिफाइन फ्लूइड्स, व्हाट इज फ्लूइड्स, डिफाइन फ्लूइड्स, इनको कर दीजिए। तो जो लिक्विड को आप डिफाइन कर रहे हैं वही आप इनको करेंगे, ओके। तो ये हो गया, ये यहाँ पे आपका लिक्विड हो गया। एक बहुत ज़रूरी इसमें थोड़ा सा था कि वो ये था कि जो सॉलिड और लिक्विड है उनको डिफ्यूज किया जा सकता है लिक्विड में, मतलब किसी भी सॉलिड को या किसी भी लिक्विड को लिक्विड में डिफ्यूज किया जा सकता है। मतलब एक लिक्विड आपके पास पानी है, ओके, एक लिक्विड एक लिक्विड आपके पास पानी है और एक लिक्विड आपके पास मिल्क है। आप इन दोनों को मिला देते हैं ना, पानी को डाइल्यूट कर देते हैं ना, मिल्क में पानी मिला देते हैं ना, तो आप एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज कर रहे हैं, मिला रहे हैं, दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। और ऐसा मिक्स कर दे रहे हैं कि आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे। क्या आप मिलाने के बाद पानी और दूध को अलग अलग कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि जो लिक्विड्स है, लिक्विड्स को लिक्विड्स में डिफ्यूज किया जा सकता है, लिक्विड्स को लिक्विड्स में डिफ्यूज किया जा सकता है। ओके, ये बात तो सबको समझ में आ गई भाई, क्योंकि दूध में तो पानी सब मिलाते हैं, नो डाउट। अब जो सोचने वाली बात है कि सॉलिड्स को लिक्विड में कैसे डिफ्यूज किया जा सकता है, किसी भी सॉलिड को कैसे डिफ्यूज किया जा सकता है, तो डिफ्यूज किया जा सकता है द गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी इसेंशियली, ओके, ये दूसरा पॉइंट है। हम सॉलिड को भी लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी चेंज करके, ओके, सॉलिड की प्रॉपर्टी चेंज करके, ओके। तो अब हम एक नया पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट की बात खत्म हो गई। अब हम एक नए पॉइंट पे आते हैं। अब हम थोड़ा सा ये सोच लेते हैं कि गैसेस को भी लिक्विड में डिफ्यूज किया जा सकता है। देखो इसमें पॉइंट क्या था, इम्पोर्टेंट पॉइंट अपना ये है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसे हम लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं। चलो, लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूज करने वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, दूध में पानी मिला रहे थे। अब जब हम बात कर लेते हैं गैस को लिक्विड में डिफ्यूज करने वाला, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्सीजन या फिर CO2, ओके। हमें पता है कि समुद्र का जो पानी होता है उसके नीचे, जैसे हम नीचे जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है, ठीक है। ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व रहती है, तो ऑक्सीजन तो गैस है और वो पानी में डिजॉल्व रहती है, क्योंकि वो डिजॉल्व उसमें रहती है। इसी वजह से जो जितने भी समुद्र में या पानी में रहने वाले जो चीज़ होते हैं, जो भी ये हैं एक्वेंटिक जो एनिमल्स हैं, उनकी सर्वाइवल के लिए, उनके जीने के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर बहुत ज़रूरी होती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी रहती है। तो ये बात क्या प्रूव कर रहा है कि जो हमारी गैस है उसको भी लिक्विड में डिफ्यूज किया जा सकता है, ओके ओके। तो अब हम बात करते हैं गैसेस स्टेट। हमने लिक्विड स्टेट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं गैसेस स्टेट। अब हम गैसेस स्टेट पे आते हैं। हमने सॉलिड स्टेट को डिस्कस कर लिया, हमने लिक्विड स्टेट को डिस्कस कर लिया, अब हम गैसेस स्टेट की बात करते हैं। गैसेस स्टेट में इन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि किसी भी बलून वाले से जाके बात करो, उससे पूछो कि एक सिलेंडर में वो कितने बलून भर लेता है, एक सिलेंडर में वो कितने बलून भर लेता है। उसके बाद उससे ये पूछो कि आप बलून में गैस कौन सी भरते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि विच गैस, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी गैस बलून में भरी जा सकती है, कौन सी गैस बलून में भरी जाती है, कौन सी गैस भरता है। तो इसका आंसर है हीलियम गैस, हीलियम गैस भरता है, ठीक है। इसका कारण क्या है? पहली बात, हीलियम गैस इनर्ट होती है। इनर्ट गैस होने का मतलब क्या है? इनर्ट गैस होने का मतलब है कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। अरे भाई, वातावरण में ऑक्सीजन है, अगर हम ऐसी गैस भर देंगे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न कर जाएगी, क्योंकि किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है। और अगर आप ऐसी गैस भर देंगे जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने लग जाएगी तो बलून फट जाएगा। कभी कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हीलियम भरते हैं क्योंकि वो इनर्ट होती है। इनर्ट होती है मतलब इनएक्टिव होती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, मतलब एक्सप्लोसिव नहीं होती है, एक्सप्लोसिव नहीं होती है। दूसरा, वो लाइट वेट होती है, हल्की होती है। भाई, कोई भी चीज़ हल्की होगी तभी तो हवा में उड़ पाएगी, अगर भारी होगी तो नीचे नहीं गिर जाएगी। हवा से भी हल्का होना चाहिए उसको, तभी तो वो हवा में उड़ पाएगी, वरना नहीं उड़ पाएगी,
ओके। तो हीलियम गैस उसमें भरी रहती है, उसके दो कारण है, पहला कारण है कि ये गैस इनर्ट होती है, दूसरा कारण है कि ये गैस लाइट वेट होती है। ओके ओके। अब हम बात करते हैं गैसेस स्टेट की। तो थोड़ा सा गैसेस स्टेट में एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट जो आपको पता करना है, दो ज़रूरी पॉइंट हैं इसमें जो आपको पता करने हैं। पहला है कंप्रेसिबिलिटी। और ये कंप्रेसिबिलिटी अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी चीज़ को कितना ज़्यादा प्रेस किया जा सकता है, कंप्रेसिबिलिटी। अभी हम स्पंज को कंप्रेस कर देख रहे थे, वो तो सॉलिड है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी देखनी है, इसमें हमें दो टर्म देखने हैं, कंप्रेसिबिलिटी और दूसरा डिफ्यूजन रेट। अब आप कहेंगे भाई ये क्या बला आ रही है भाई, हमने तो कभी सुना भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, अभी तो आपकी स्टार्टिंग ही है। कंप्रेसिबिलिटी एंड डिफ्यूजन रेट। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी और डिफ्यूजन रेट, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। आप एक काम कीजिए, एक जो सिरिंज है, सिरिंज आई नो पता होगी सबको, आप सिरिंज है ये, इस पे यहाँ पे तो आपने एक रबड़ कॉक लगा दी है जिससे इसमें कुछ भी फिल करे तो वो बाहर नहीं निकल जाए, तो इसको सील कर दो। चलो सील कर दिया। उसके बाद आप क्या कीजिए कि इसका ये जो पीछे का होता है पिस्टन, इसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद ये आपके पास खाली सिरिंज आ गई। आपको 3 सिरिंज लेनी है, 1 2 3, आपको 3 सिरिंज लेनी है। एक को आपने एज छोड़ा, मतलब उसमें एयर फिल हो रखी है। अरे इस खाली सिरिंज है तो कुछ तो होगी, एयर तो हर जगह है, सिरिंज के अंदर भी एयर होगी। दूसरे में आपने क्या भरा, वाटर। और तीसरे में आपने क्या भरा, कुछ चौक के पीसेस जो सॉलिड है, चौक के पीसेस आपने भर दिए। तो आप ये बताइए कि इनमें से कौन सी सिरिंज में जब आप पिस्टन लगाएंगे कि तो किसको कब सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है? नो डाउट एयर को, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं प्रेशर लगाने के लिए। आपने जैसे पिस्टन रखा और पिस्टन रख के आप पिस्टन को दबा दीजिए, उसके अंदर एयर था, कुछ लगाने नहीं था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी हो गई? एयर की। एयर मतलब गैस की। सबसे ज़्यादा कंप्रेस किसको किया जा सकता है? गैस को। उसके बाद वाटर को कंप्रेस करने में कम हमको काम करना पड़ेगा, पिस्टन पे कम प्रेशर डालना पड़ेगा। तो दूसरी हमारी किसकी हो गई? वाटर की। वाटर बोले तो लिक्विड की। और तीसरा है हमारा पीस ऑफ चॉक जो है सॉलिड। तो तीसरा हमारा क्या है? सॉलिड। तो कंप्रेसिबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या निकल आया? कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर निकल आया आपका, सबसे पहले आपका है गैस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। तो आप सबसे ज़्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हैं? गैस को, देन लिक्विड को, देन सॉलिड को। इसको आप एक चीज़ से और समझ सकते हैं। ओके, समझते हैं। आप यहाँ गैस है, यहाँ आपकी लिक्विड है, यहाँ आपकी सॉलिड है, ये यहाँ पे हैं। ओके, इतना स्पेस है मान लीजिए, ये आपका लिक्विड है, मानो इतना स्पेस है। ओके, और ये आपका सॉलिड है, मानो इतना स्पेस है। तो अब आप ये बताइए, जब इनके बीच में स्पेस ही नहीं है तो आप कंप्रेस करके इनको लेके कहाँ जाएंगे भाई? इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, पार्टिकल्स कंप्रेस होके एक दूसरे के ऊपर थोड़ी चढ़ जाएंगे। तो इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। स्पंज को छोड़ दो, क्योंकि स्पंज एक अलग केस है, स्पंज के बीच में एयर ट्रैप रहती है, वो एक अलग केस है, स्पंज को छोड़ दो। वरना जनरली सॉलिड को इतना कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब लिक्विड की बात करो, लिक्विड के बीच में स्पेस है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन गैसेस के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, देन लिक्विड को, देन सॉलिड को। ये तो हो गया इनका ऑर्डर। ओके, अब हम देखते हैं, क्वेश्चन आता है कि किसको ज़्यादा ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है। हमने इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख रखा है, इसीलिए आंसर लिख रखे हैं कि आपको ये ना लगे कि हाँ भाई हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं लेकिन हम आंसर तो लिख ही नहीं पाएंगे। भाई सब कुछ है, थ्योरी भी पढ़नी है, कंसेप्ट भी समझने हैं, पॉइंट भी पता करने हैं, और कैसे लिखना है आपको ये भी पता करना है, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कहाँ से, वो भी मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑर्डर आपने क्या देखा? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, बिकॉज गैस हैव मोर स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स वेयर एज सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेज अलोंग विथ लीस्ट वॉइड स्पेस, हैंस कंप्रेस्ड लेस, इस वजह से। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं क्या, अब चलो अभी हमने कंप्रेस किसको ज़्यादा कर सकते हैं वो देख लिया। ओके, हमें इतना पता चल गया गैस को हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। गैस आर ईजली कंप्रेसिबल, ये हमने देख लिया। ओके, सॉलिड को कम,
गैस को सबसे ज़्यादा। अब एक क्वेश्चन है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, चलो फुल फॉर्म देख लिए। अब जरा इस कंसेप्ट पे आ जाते हैं। हमने आपसे ये बोला कि गैस को ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, इसी वजह से हमारे जो किचन में जो गैस होती है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी होती है वो गैस को कंप्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके सिलेंडर में भरा जाता है। जैसे ही आप सिलेंडर से जैसे टिक से खोलते हैं ना और गैस निकलती है तो वो गैस फॉर्म में निकलती है। भाई आप जो गैस जलाते हो वो लिक्विड निकलता है क्या? वो गैस फॉर्म में निकलती है। जैसे ही आप प्रेशर कम करोगे वो लिक्विड फिर से कन्वर्ट हो जाता है गैस में, फिर से गैस में कन्वर्ट होके हमको मिलते हैं, हम बर्नर जलाते हैं और अपना खाना पकाते हैं। और जैसे ही आप गैस को कैरी कर लेंगे क्या? अगर आप उसे लिक्विडिफाई नहीं करेंगे तो आप गैस कैसे ले आएंगे? आप ऐसे गैस को पकड़ के ले आएंगे क्या घर पे किचन में? भाई आप नहीं ला पाते। आप गैस को पकड़ के नहीं ला पाएंगे। आपको गैस को एक फिक्स वॉल्यूम देना पड़ेगा, उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लिक्विड को तभी कन्वर्ट किया जा सकता है जब आप उस पर प्रेशर लगाएं, उसको कंप्रेस करें, बहुत हैवी प्रेशर से उसको कंप्रेस करें। इसलिए बहुत हैवी प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस करके उसको सिलेंडर में फिल किया जाता है। और जैसे ही आप प्रेशर हटाते हैं, कभी भी सिलेंडर लीक होते हुए देखा है क्या? लिक्विड निकलता है भाई, लिक्विड निकलता है लेकिन वो वेपर में कन्वर्ट होता है, उसको टाइम लगता है। अब वो पाइप से होते हुए आपके पास आएगा, तब तक वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा बर्नर जल जाता है। ओके ओके, तो ये तो हो गई क्या, जो गैस थी उस पर प्रेशर लगा के हमने उसे लिक्विड में कन्वर्ट किया और उससे एलपीजी अपने घर का सिलेंडर जल रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा है ऑक्सीजन सप्लाइड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें भी ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजा जाता है। तीसरा क्या है? सीएनजी। सीएनजी भी एक गैस है जिसको लिक्विड की फॉर्म में रखा जाता है और उसे फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब जो सीएनजी है ना, उससे भी खाना बन सकता है। कहीं कहीं पे तो प्लांट्स लगाए जाते हैं भाई। मीथेन गैस जो है ना, सीएनजी, ये नेचुरल गैस है। कहीं कहीं क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे बहुत ही जैसा जो कचरा वचरा रहता है ना, तो वहाँ पे कुछ लोग प्लांट लगाते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी हमारा जैसे कि हमने केले के छिलके हो गए, कोई भी हमारा फूड मटेरियल है जो सड़ रहा होता है, उसको वो क्या करते हैं कि उसको, चाहे फूड मटेरियल नहीं पता, चलो ठीक है, सोचो गोबर ले लो। गोबर गैस सुना है? गोबर गैस, गोबर को बहुत देर तक, बहुत टाइम तक छोड़ दोगे तो उसमें गैस प्रोड्यूस होने लग जाती है। वो भी अपनी नेचुरल गैस है, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको भी अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ करें तो उससे भी घर में खाना पक सकता है। और जो भी हम सामान फेंक देते हैं ना, कि हाँ केले के छिक्कल फेंक दिए और सेब के छिक्कल, सब्जियाँ फेंक दी, मतलब इन सब चीज़ों को अगर हम कहीं कलेक्ट करें और कलेक्ट करने के बाद एयर में जो भी बैक्टीरिया हैं उनको ग्रो होने दें, तो वो इन सब चीज़ों से धीमे धीमे इन सब चीज़ों को कन्वर्ट करके इनमें गैस प्रोड्यूस करेंगे। उस गैस को हम स्टोर करके अपने घर में कुकिंग में यूज कर सकते हैं। ओके, और कहीं कहीं प्लांट भी लगते हैं जो ये काम करते हैं। रियल में कुछ प्लांट ऐसे काम करते हैं, बल्कि अब तो कुछ ऐसे प्लांट भी आ गए हैं जो छोटे रहते हैं। मतलब एक इंसान अगर एक बिल्डिंग में रह रहा है ना, तो वो अपने बिल्डिंग के बाहर भी ये प्लांट लगा सकता है कि भाई सब लोग जाके उसमें अपना कूड़ा डालेंगे और फिर धीमे धीमे वहाँ से गैस प्रोड्यूस होगी और वो गैस दूसरों के यूज में आएगी। तो इससे ये होगा कि हम बहुत ज़्यादा जगह पर ये, क्योंकि ये गैस जहरीली होती है, अगर गैस आप खुले में छोड़ दोगे ना तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा ना कि आप सांस भी नहीं ले सकते, आप मर भी सकते हो। इसी वजह से हर जगह नहीं कि हाँ कहीं पे भी ऐसे कूड़ा नहीं इकट्ठा कर देते हैं कि हाँ टन टन के उसमें कूड़ा इकट्ठा हो रहा है करके। इसको रिसाइकिल भी करते हैं, रीयूज भी करते हैं। रिसाइकिल तो नहीं करते लेकिन रीयूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको छोड़ते हैं। अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, तो अभी हमारा पॉइंट ये है, अभी हमने पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, कंप्रेसिबिलिटी, कौन ज़्यादा कंप्रेस होगा। ठीक है, किसके पास ज़्यादा कंप्रेस होने की टेंडेंसी है। अब हम दूसरा अपना पॉइंट पे आते हैं, वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन। वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन, किसका ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन है, कौन ज़्यादा डिफ्यूज हो सकता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है गैस का, सबसे ज़्यादा गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर।
ठीक है। इसके लिए अपने देखो कौन ज़्यादा डिफ्यूज़ हो सकता है, मतलब कौन ज़्यादा, जैसे सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो हम खाना बना रहे होते हैं उसमें जो फूड की एरोमा होती है वो एयर के पार्टिकल्स के साथ स्प्रेड होकर दूर तक चली जाती है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक लेक्चर 1 में हमने ये बात डिस्कस की है। ठीक है, तो इसका एक कारण ये भी है कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के, उनका डिफ्यूजन रेट बहुत हाई होता है, इसी वजह से वो बहुत दूर तक जा सकते हैं, इसी वजह से वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। और इसका कारण क्या होता है, अगर साइंटिफिक, अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनमें हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स होती है और लार्ज स्पेस बिटवीन, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत दूर तक मूव कर सकते हैं और इनकी स्पीड भी बहुत हाई होती है। और गर्म खाना हो तो बात ही अलग है, क्योंकि खाना गर्म है तो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर हाई है, काइनेटिक एनर्जी तो वैसे ही बढ़ जाएगी। गैस की तो डिफ्यूजन पावर वैसे ही बहुत हाई रहती है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, रेट ऑफ डिफ्यूजन उसमें वैसे ही बहुत हाई होती है, ऊपर से अगर गर्म खाना होगा मतलब टेम्परेचर हाई होगा तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो ये देख लीजिए आप एक बार कि ये सॉलिड है, ठीक है, देखो कितना क्लोज पार्टिकल्स हैं, देखो कितना क्लोज है। अगर ये लिक्विड है तो थोड़ा सा दूर दूर है, उतना क्लोज नहीं है। और ये गैसेस देखिए कितना दूर दूर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है टू अंडरस्टैंड गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, तो ये लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स होंगी और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।